गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अब तक हम लोगों ने जो डिस्कशंस किया था उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने देखा था कि बेसिक्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। उसके बाद हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन फिनोमिना को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने टुडलिंग एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखा था। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शंस को देखा था। अब हम लोग आगे वाले टॉपिक यानी कैटालिसिस के टॉपिक पे हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं, आगे डिस्कशन करेंगे। So let's discuss what is the topic of catalyst and catalysis. So जो आप लोगों ने पढ़ा था, आज का जो टॉपिक है वो कैटालिसिस है और होमोजेनियस और हिट्रोजेनियस कैटालिसिस का कॉन्सेप्ट है। तो हमको पता है कि कैटालिसिस क्या है। तो हम लोगों ने जब 11th में थे तब हम लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, जो सब्सटेंस कोई भी केमिकल रिएक्शंस को एनहांस करता है विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ, इट मींस वो रिएक्शंस में पार्ट करता है लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शंस उसके ना वेट में कुछ चेंज आता है या फिर उसके केमिकल कंपोजिशंस में कुछ भी कमी आता है। तो ये जो सेगमेंट्स है उसको हम लोग बोलेंगे कैटालिस्ट और जो फिनोमिनन है उसको हम लोग बोलेंगे कैटालिसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एग्जांपल है, पोटेशियम क्लोराइड व्हेन हीटेड स्ट्रांगली गेट डीकंपोज स्लोली गिविंग द डाइऑक्सीजन. So the decomposition occurs at the temperature range of 653 to 873 Kelvin. So उस टाइम पे जो रिएक्शंस हो रही है वो 2KClO3 will gives the KCl plus 3O2. However, when a little of a manganese dioxide is added, the decomposition takes place at the considerable lower temperature range, that is at the 473 to 633 Kelvin, and also at much accelerated rate. So the added manganese dioxide remains unchanged with respect to its mass and the compositions. So in a similar manner, the rate of a number of a chemical reactions can be altered by a mere presence of a foreign substances. So the systematic study of this effect of a various foreign substances on the rate of chemical reactions was first made by the Berzelius in 1835. So he suggested the term catalyst for the such substances. तो यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमको क्या कहा गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये माइंडसेट करना है कि सपोज हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट जैसा कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस है, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। सो उसका डीकम्पोजिशन स्लो हो रहा है। तो डीकम्पोजिशन जो है वो उस टाइम पे जो टेम्परेचर रेंज थी 653 टू 873 थी। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने उसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल दिया MnO2, दैट इज लिटिल बिट अमाउंट हमने डाल दिया। तो उसमें जो टेम्परेचर रेंज जो पहले था 653 टू 873, नाउ इट इज अकर्ड at the range of 473 to 633 Kelvin. पहले जो रिएक्शन स्लो हो रही थी, अभी वो रिएक्शंस क्या हो रही है, एक्सेलरेटेड रेट से हो रही है। सो उसका मतलब क्या हुआ, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शंस दैट इज कंप्लीट KClO3 का डीकंपोजिशन हो गया और ऑक्सीजन हमें मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने जो मैंगनीज डाइऑक्साइड ऐड किया था उसको हम लोगों ने चेक किया, ऑब्जर्व किया, तो हमें क्या मिला, it remains unchanged with respect to its mass and the compositions. So उसमें कोई alterations नहीं है। In a similar manner, the rate of in a similar manner, the rate of a number of a chemical reactions can be as altered by mere presence of a foreign substance. यानी थोड़ा सा हमने सब्सटेंस डाल दिया तो जो स्लो हो रहा था अभी वो एक्सेलरेट हो गया। तो उसके ऊपर सिस्टमेटिक स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल किसने किया, तो बर्जेलियस साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर स्टडी किया और ऐसे जो फॉरेन सब्सटेंस है उसको उन्होंने कैटालिस्ट टर्म दिया। तो यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोगों को ये पता चला कि कैटालिस्ट किसको बोलते हैं और कैसे हम लोग उसको माइंडसेट कर सकते हैं। तो कैटालिस्ट यानी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस को अल्टर कर रहा है या फिर रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटालिस्ट बोलेंगे। और जो फिनोमिनन है उसको हम लोग बोलेंगे कैटालिसिस। तो कैटालिसिस में the substance which accelerate the rate of chemical reactions and themselves remains chemically and quantitatively unchanged after the reactions are known as the catalyst, and such phenomenon is known as the catalysis. तो आपको ये जो डेफिनेशन पार्ट है वो आपको पूरा लर्न करके रखना है। तो कैटालिस्ट किसको बोलेंगे, the substance which accelerate the rate of chemical reactions and themselves remain
chemically as well as quantitatively unchanged after the reactions. They are termed as the catalyst, and the phenomenon what we observe that is termed as the catalysis. So ये वाला जो सेक्शन है वो हमको फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है 4.5 में. तो जब पढ़ेंगे तब उसका डिस्कशन हम लोग डिटेल में करेंगे. तब तक हम लोग ये माइंडसेट करेंगे ऐसा सब्सटेंस या ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस की रेट बढ़ाता है और वो आफ्टर द रिएक्शंस उसके अंदर केमिकली और क्वांटिटेटिवली कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैटालिस्ट, और जो फिनोमिना है उसको हम लोग बोलेंगे कैटालिसिस. नाउ अभी हम लोगों को दो कॉन्सेप्ट्स पे लेना है, प्रमोटर और पॉइजन्स. सो नेम इटसेल्फ सजेस्ट प्रमोटर यानी प्रमोट करना. जो प्रमोट कर रहा है किसको प्रमोट करेगा? कैटालिस्ट को जो प्रमोट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रमोटर, और जो कैटालिस्ट को रिटेन करेगा या फिर डिग्रेड करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉइजन्स. So the promoter are the substance that enhances the activity of a catalyst, while the poisons that decreases the activity of a catalyst. For example, in Haber process, the manufacture of ammonia, the molybdenum act as the promoter for the iron which is used as a catalyst. तो यहाँ पे जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, तो प्रमोटर हम किसको बोलेंगे? तो प्रमोटर ये सब्सटेंस है. प्रमोटर आर द सब्सटेंस which enhances the activity of a catalyst. जो enhance करेगा उसको प्रमोटर बोलेंगे, और जो decrease करेगा, decrease the activity, they are termed as the poisons. अब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं हेबर प्रोसेस. हेबर प्रोसेस हमें पता ही है, N2 और H2 की रिएक्शंस आयन एज ए कैटालिस्ट यूज हो रहा है, लेकिन अब हम लोग वो एमोनिया के प्रोडक्शंस में मोलिब्डेनम यूज कर लेते हैं. तो अब क्या होगा? तो इट विल बी एक्ट एज अ प्रमोटर फॉर द आयन विच इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट. यानी जो मोलिब्डेनम है वो आयन कैटालिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस करेगा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? प्रमोटर बोलेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कैटालिस्ट है और ये एमओ जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा प्रमोटर हो जाएगा. अब नेक्स्ट वन. Now the catalysis is divided or categorized in two terms, that is the homogeneous and heterogeneous. The name itself suggests homo यानी same, hetero यानी different. जिसकी फेज सेम है यानी जो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों एक ही फेज में है तो हम लोग उसको बोलेंगे होमोजेनस. अगर दोनों की फेज अलग अलग है तो उसको बोलेंगे हेटेरोजेनस. So first of all we will discuss the homogeneous catalysis when the reactant product and the catalyst are in the same phase. तो यहाँ पे हम लोगों को ये वर्ड पे फोकस करना है, same phase. The process is said to be a homogeneous and the catalysis is termed as the homogeneous catalysis. So we have certain examples of this kind. First of all, the oxidations of a sulfur dioxide into the sulfur trioxide. ये वाला जो है उसको हम लोग लेट चैम्बर प्रोसेस भी बोलेंगे. In presence of the nitrogen or the oxides of nitrogen gas which are act as the catalyst. और जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेड चैम्बर प्रोसेस हम लोग उसको बोलेंगे. यानी जो लेड चैम्बर प्रोसेस है उसके अंदर हम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैस लिया और जो कैटालिस्ट है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स लिया, यानी वो भी हमारा गैस है. सो ऑल द रिएक्टेंट एंड द कैटालिस्ट are in a same phase. So all are in same phase and that is why it is the example of the homogeneous catalysis. So SO2 plus O2 will gives the NO, in presence of NO it gives the SO3. So all reactant, product and catalyst are in same phase and that is why they are termed as the homogeneous catalysis. Now moving on next example, that is the hydrolysis. So you have to keep in mind that things, that is whenever the hydrolysis is given to you, either it is ester catalyst or degradations of sucrose, that is also a part of the hydrolysis. So methyl acetate, that is the ester, is catalyzed by the H plus ions furnished by the HCl. So both the reactant and catalyst are in the same phase and that is why it is example of heterogeneous catalysis. Here we are focusing that the methyl acetate, that is in liquid phase, water is also in liquid phase, HCl is in liquid phase, and all the product which we observed that is also in the liquid phase and that is why they are the example of
the homogeneous catalysis. Third example is hydrolysis of sugar is catalyzed by H plus furnished by the sulfuric acid. So it is also a kind of the homogeneous catalysis. यहाँ पे हम लोग easily observe कर पा रहे हैं solution जो है वो aqueous में है, H2O भी और liquid में है, H2SO4 भी liquid में, और पूरा H2SO4 हमारे पास जो भी हमारा solutions मिल रहा है वो भी हमारा क्या है, सेम फेज में, यानी वो सब हमारा होमोजेनियस का एग्जांपल हो जाएगा. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज द हेट्रोजेनियस कैटालिसिस. तो अब तक हम लोगों ने देखा कि फेज सेम है तो होमोजेनियस, तो अब सेम फेज नहीं होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनियस. सो द कैटालिटिक प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट एंड द कैटालिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, they are termed as the heterogeneous catalysis. Some example we have, that is first one, oxidations of the sulfur dioxide into the sulfur trioxide in presence of platinum. That is a example of this one. So SO2 जो है वो प्लेटिनम जो सॉलिड फेज में है, यानी ये गैस है और ये सॉलिड है, यानी फेज डिफरेंस हो गया, यानी ये हेट्रोजेनियस का एग्जांपल हो गया. The reactant is in gaseous phase while the catalyst is in solid phase, and that is why it is the different example. That is the heterogeneous kind. Now next one we have, that is the combination between the dinitrogen and dihydrogen to form the ammonia in presence of finely divided ions, that is the Haber process. So यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया, ये जो प्रोसेस है इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे contact process, that you will study in P block chapters. You have mentioned that contact process, and we will detailed study on that particular things. But what we need to keep in mind, the SO2 when reacted with the oxygen in presence of the platinum or vanadium pentoxide as a part of the solid catalyst, they are the example of the heterogeneous catalysis. यानी जो लेड चैम्बर प्रोसेस है वो होमो का एग्जांपल है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो हीट्रो का एग्जांपल. यहाँ पे हमको ये वाली चीज, नेक्स्ट जो एग्जांपल है, कॉम्बिनेशंस बिटवीन द डाइनाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज इन प्रेजेंस, दैट इज द हेबर प्रोसेस. हेबर प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था कि N2 और H2 की रिएक्शंस हम लोग आयन एज ए कैटालिस्ट कर रहे हैं, तो दो गैस है और आयन जो है वो हमारा सॉलिड स्टेट में है, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया heterogeneous का एग्जांपल. नाउ नेक्स्ट वन, oxidations of ammonia into the nitric oxide in presence of the platinum goes in the Ostwald process. तो आगे हम लोगों ने देखा था कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हेबर प्रोसेस, अब हमारे पास आएगा Ostwald process. So Ostwald process is generally used for the preparation of HNO3, that is the nitric acid. So the reactant are in the gaseous state while the catalyst are in the solid state. So यहाँ पे हमको ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए माइंड में सेट करके रखना है, या फिर आपके वहीवा क्वेश्चन के लिए भी आपको माइंड में रखना है. Oxidation of ammonia into the nitric oxide in presence of platinum goes is termed as the Ostwald process. यानी Ostwald process में क्या हो रहा है, तो एमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसके अंदर हो रहा है, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड्स में वो कन्वर्ट हो रहा है. So this is the formula for this, that is ammonia getting oxidized with the oxygen in presence of platinum as a catalyst. So these are in gaseous state, reactant are in gaseous state, but the catalyst is in solid state, and that is why it is the example of heterogeneous catalysis. Now next, the hydrogenations of the vegetable oils in presence of the finely divided nickel as a catalyst. So one of the reactant are in liquid state and the other is in liquid gaseous state. So यहाँ पे जो फोकस करने वाली चीज है ये है, ये जो ऑयल है वो लिक्विड है, फाइनली डिवाइडेड निकल है जो हमारा क्या है, सॉलिड है, और हाइड्रोजिनेशन, तो हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन जो है वो गैस है, यानी ये लिक्विड हो गया, ये हमारा गैस हो गया, और ये हमारा सॉलिड हो गया. तो तीन डिफरेंट फेज में हम, यानी ये किसका एग्जांपल है, बाय डिफॉल्ट इट इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस. Now we will recall with the animated part. So let's have a discussions of that particular things. Look at an example before you learn about catalysis. When potassium chlorate is heated strongly at 653 to 873 Kelvin, it decomposes slowly, giving potassium chloride
and oxygen. The same reaction takes place at an accelerated rate and at a lower temperature of 473 to 633 Kelvin when manganese dioxide is added to the reactants. You will observe that manganese dioxide is not consumed in the reaction. That is, at the end of the reaction, manganese dioxide has the same mass and composition as at the initial stage. Here, manganese dioxide has facilitated the reaction without itself being consumed. The presence or addition of a foreign substance alters the rate of many chemical reactions. In 1935, Berzelius recognized these foreign substances as a new chemical force and called them catalysts. Thus, we can say that in the decomposition of potassium chlorate, manganese dioxide behaves as the catalyst. A catalyst is thus defined as a substance that alters the speed of a chemical reaction without itself being consumed in the process. This phenomenon is known as catalysis. Haber's process for the manufacture of ammonia is carried out in the presence of iron and molybdenum. Iron behaves as the catalyst in this reaction, while molybdenum enhances the activity of the iron catalyst. The substance that enhances the activity of a catalyst is called a catalytic promoter. In Haber's process, molybdenum acts as the catalytic promoter. The promoter increases the roughness of the catalytic surface, thereby increasing the free valencies or active sites. Promoters also aid the dispersion of the catalytic material. This results in an increase in absorption, and thus the rate of reaction increases. There are certain substances that lower the activity of the catalyst. They are called catalytic poisons. Quinoline, sulfur, and arsenic are commonly used for poisoning the catalyst. For example, Lindblas catalyst is poisoned with quinoline or lead acetate for carrying out the hydrogenation of an alkyne to an alkane. Otherwise, the reduction will go on to the alkane stage. Catalysis can be broadly divided into two types: homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. Let us first learn about homogeneous catalysis. Consider the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide in the presence of nitric oxide as the catalyst. As can be seen, the catalyst, nitric oxide, and the reactants, sulfur dioxide and oxygen, are all in the gaseous phase. A reaction where the catalyst and the reactants are in the same phase is called homogeneous catalysis. Homogeneous catalysts function in the same phase as that of the reactants. Consider the hydrolysis of sucrose solution in the presence of dilute sulfuric acid. The catalyst, dilute sulfuric acid, is in the same phase as that of the reactant sucrose, that is, in the solution phase. Therefore, this reaction is also an example of homogeneous catalysis. Let us now discuss heterogeneous catalysis. Consider the manufacture of ammonia by Haber's process. Both the reactants, nitrogen and hydrogen, are in the gaseous phase, and the catalyst, iron, is in the solid phase.
reaction where the catalyst involved in the reaction is in a different phase than that of the reactants is known as heterogeneous catalysis. And iron is a heterogeneous catalyst. In Hengel's process, heterogeneous catalysts act in a different phase than that of the reactants. Most heterogeneous catalysts are solids that act on substrates in a liquid or gaseous reaction mixture. Let us consider another example, that of the hydrogenation of vegetable oils in the presence of finely divided nickel as the catalyst. In this reaction, the catalyst, nickel, is in the solid phase, and the reactant, vegetable oil, is in the liquid phase, while hydrogen is in the gaseous phase. Thus, nickel is a heterogeneous catalyst, and this is an example of heterogeneous catalysis. तो हम लोगों ने ये वाला डिस्कशन देखा। अब ये आप अच्छे से पढ़ाई करो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।